Friends, I am Piyush Khandelwal. I have done MSc in Physics from LBS College, Jaipur, Rajasthan. I have 2 years of teaching experience. I have taken class with 50 to 60 students. आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी 11th क्लास है उसके अंदर हमारा 100 हावर्स का फिज़िक्स चैप्टर्स का प्लान रहेगा, जिसमें हम 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कितने हावर्स में कंप्लीट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला आता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपका 3.5 घंटे में कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है उनकी यूनिट और उनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी यूनिट कैसे लिखाई जाती हैं, जो पूरी फिज़िक्स में हमारे 11th और 12th में काम आएगी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक चैप्टर भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ में एक वेक्टर वाला पोर्शन भी आता है इसके अंदर, ठीक है। वो वेक्टर वाला पोर्शन भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स आपका 6 घंटे में होगा, जिसके अंदर मोशन इन 1D आ जाएगा, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोशन इन 2D आ जाएगा और उसके अलावा रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो ये सभी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम न्यूटन के जो लॉज हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपका 4 आवर्स में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन जो है वो इसी का ही पार्ट है, जिसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट चलती है तो उसके मोशन को अपोज करता है, वो कहलाता है फ्रिक्शन। तो ये आपका 3 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई पार्टिकल होता है, वो स्ट्रेट लाइन की जगह अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। और इसमें कैसे जो हमारी 1D के अंदर वेलोसिटी है, वो सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, ये सारा हम इसके अंदर देखते हैं। तो हमारा 4.5 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क, पावर और एनर्जी की। तो वर्क, पावर और एनर्जी ये तीनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये पिछली क्लासेस में पढ़ाई जाती है, 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर आपका वर्क और टाइम का रेशियो होता है, और एनर्जी आपकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। ये आपका 5 घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई भी बॉडी होती है, उसका जो सारा का सारा मास होता है उसके सेंटर पे होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम स्फीयर के लिए, रॉड के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए जो भी सेंटर ऑफ मास रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, इसमें सेंटर ऑफ मास का क्या रोल रहेगा ये भी हम देखेंगे। ये हमारा 2.5 आवर में कंप्लीट होगा। इसके हम बात करते हैं कोलिजन की। तो कोलिजन के अंदर दो ऑब्जेक्ट जब हिट करते हैं तो हिट करने पर वो कोलिजन कहलाता है। अब कोलिजन में दोनों टकराने के बाद में अगर सीधे सीधे जा रहे हैं तो 1D है, और अगर वो ऑब्लिक्यू आ रहे हैं, मतलब तिरछे आ रहे हैं, तो तिरछे टकरा के वापस जाएंगे, इसे ऑब्लिक्यू कोलिजन कहते हैं। तो ये कोलिजन हम देखेंगे। तो ये आपका 2 आवर्स में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इसमें हमारे पास होता है रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन जो होता है वो कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो घुमाया जाता है इस तरह से, तो वो आपका रोटेशन मोशन कहलाता है। वो आपका 12.5 घंटे में कंप्लीट होगा। उसके बाद आप ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन के अंदर जो अर्थ है हमारे ऊपर जो भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, उसके जो भी लॉज हैं, उसके जो भी ग्राफ वगैरह हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा 8 आवर्स में 8 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी के अंदर जैसे हम किसी रबर को खींचते हैं तो खींचने पर वो इलास्टिसिटी को फॉलो करता है, तो उसमें भी जो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है वो सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा 3.5 आवर में कंप्लीट होगा, मतलब 3.5 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कोई भी लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, तो वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाली जाती है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं जो उस लिक्विड के अंदर होनी चाहिए, तो ये सब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये आपका 13 आवर यानी 13 घंटे में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों थर्मोडायनेमिक्स एक ही ब्रांच के पार्ट हैं। तो इसमें जैसे आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करते हैं तो कोई भी मैटर जो होता है, मैटर एक तरह का सब्सटेंस ही है
इसके अंदर हीट आ गई, उसका प्रेशर आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया। तो ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी होती है, थर्मल प्रॉपर्टी। ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा 11 आवर्स 11 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। जैसे कोई भी गैस होती है, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में किस तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर 2 पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ये सारा का सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसकी जो भी लॉज हैं, वेलोसिटी है, ये हमारा 3.5 आवर 3.5 घंटे में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जैसे कोई पेंडुलम होता है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो इसके जो भी इसमें डेरिवेशन वगैरह आएंगे वो सब हम पढ़ेंगे। ये आपका 7.5 घंटे में कंप्लीट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेव्स की। जैसे आप किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने के बाद में वहाँ से जो आपने देखा होगा वाटर करंट निकलती है, तो वाटर करंट एक वेव ही होती है। तो वेव का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है। 2 वेव्स अगर आपस में टकराती है तो वो कैसे उनकी नई वेव बनती है, सुपर इम्पोज होती है, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट नाम की एक चीज़ इन जो लॉ है वो आएगा, तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। आपका 9.5 आवर 9.5 घंटे में कंप्लीट होगा। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की मैंने बात की, तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन दोनों का ही पार्ट है। इसमें भी हम कोई भी मैटर होता है उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। जिसमें दो लॉज होते हैं, एक तो बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ। वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है। इस ग्राफ आता है, तो ये सभी आप पढ़ेंगे 8 आवर्स के अंदर, 8 घंटे में। अब ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है ये आपका, इसमें से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गई, तो ये आपका कहीं ना कहीं नीट और जेईई में बहुत अच्छा वेटेज रखता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारे 17 चैप्टर्स जो थे जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका एक प्लान था हमारे पास में। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेज़र की जा सकती है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के 7 तरीके हैं। जैसे एक मास को मेज़र करने के लिए हम वेटिक तुला का यूज़ करते हैं। हम लेंथ को मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं, इसमें मीटर और सेंटीमीटर में इसको मेज़र करते हैं। क्लॉक से हम टाइम मेज़र करते हैं, हावर में, मिनट में और सेकंड में। वाटर को हम मेज़र करते हैं मोल के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं एम्पियर में। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। कैंडल जो है वो हमारी क्या बताती है, जो उसकी लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताएगी। तो ये सभी 7 मेज़रमेंट है फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के। तो फिजिकल क्वांटिटी वो गई जिसको मेज़र किया जा सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी यूनिट भी होती है। जैसे 500 ग्राम है तो 500 मैग्नीट्यूड है और ग्राम इसकी यूनिट है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट पर डिपेंड करता है। जैसे 500 ग्राम की जगह 500 सेंटीमीटर है तो कहीं ना कहीं ये लेंथ की बात हो गई। अगर 500 ग्राम है तो कहीं ना कहीं ये सॉलिड की बात हो गई, मास की बात हो गई। 500 लीटर है तो कहीं ना कहीं लिक्विड की बात हो गई। 5 हावर है तो कहीं ना कहीं टाइम की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड के साथ जो यूनिट है वो बताती हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में है क्या। आगे हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। इसके बाद हम प्रीफिक्स देखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। जैसे मास, लेंथ और टाइम। तो मास जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास की एक अलग डेफिनेशन है, लेंथ की एक अलग डेफिनेशन है और टाइम की एक अलग डेफिनेशन है। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। जो हमने पीछे 7 डायग्राम देखे थे, तो वो 7 डायग्राम जो हैं
वो यही मेजरमेंट है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है। आगे हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, जैसे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो मीटर का मतलब ये लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो इसमें अब डिफरेंस की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी है? ये ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे मास, लेंथ और टाइम हमने देखा। मास को मेज़र करते हैं हम केजी के अंदर, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या क्वांटिटी है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स। तो जैसे एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। डेंसिटी जो है वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये भी कहीं ना कहीं मास और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे काउंटिंग में 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो आपके नंबर होते हैं फंडामेंटल नंबर, और उसके बाद जैसे 10 बनता है, 11 बनता है, 12 बनता है, तो ये कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल जो हैं 0 से 9 तक के नंबर से ही बनता है, तो ये होता है हमारा डिराइव्ड नंबर। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आज जो देखा वो हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। 7 तरह की क्वांटिटीज़ थी, जिसमें हमने ये डायग्राम देखे थे, इन डायग्राम से इनको बताया था। ये डायग्राम जो है मेजरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के। और उसके बाद हमने बेस क्वांटिटीज़ देखी, उसके बाद हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।